साजिद साहब, वज़ीर आज़म का ये कहना कि अफगानिस्तान को फैसला करना होगा कि वो पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं या नहीं, क्या ये सिर्फ सफारती वार्निंग है या पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट फ्रॉम पेशेंस टू प्रेशर का ऐलान है? मेरे ख्याल में ये बड़ा वाज़ेह ऐलान है अफगानिस्तान के लिए, इसलिए कि बहुत हो चुकी और इस वक्त अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान उससे तंग नहीं है, ताजिकिस्तान तंग है, चीन तंग है, क्योंकि ताजिकिस्तान में और दूसरी जगहों के भी उन्होंने चीनी जो है बाशिंदे उनको निशाना बनाया है। ये बड़ी क्लियर वार्निंग है। हम कब तक इस सर दर्द को, जिसकी हमने 45 साल मेहमान नवाजी की है लाखों की तादाद में, उनकी हम ये चीजें बर्दाश्त करते रहेंगे? तो उनको फैसला करना है, वो जंप लगा के भारत जाना चाहते हैं तो चले जाएं, बड़े शौक से जाएं। और सर, अगर काबुल की जानिब से रियासत मुखालिफ अनासर को रोकने में नाकामी जारी रही तो क्या मुस्तकबिल में दोबारा लिमिटेड काइनेटिक एक्शंस का इम्कान पैदा हो सकता है? पाकिस्तान के पास कौन कौन से हार्ड सिक्योरिटी ऑप्शंस मौजूद हैं? आई थिंक हम अपने हार्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन जो ऑप्शन हैं वो ऑपरेशंस की सूरत में हम दिखा चुके हैं। हम दिखा चुके हैं कि अगर आपसे ये दहशतगर्द नहीं संभलते तो हम जहां उनको पाएंगे, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एबिलिटी है उनको वहां पे स्ट्राइक करने की। तो ये तो हम बड़े क्लियरली उनको शो कर चुके हैं। अब हालात ये है कि तालिबान का खुद, अब एक तो उनकी आपस में इनफाइटिंग चल रही है, उनके लोग भी उनसे तंग आए हैं और उनका पूरा कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन ये तय है कि जो दहशतगर्द वहां से पाकिस्तान आते हैं ये उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और उनके एमा के ऊपर जो कि हमारे मशरक में बैठे हुए भारतीय हैं। तो आई थिंक हम वी हैव द कैपेबिलिटी, हमने शो की है और मुझे यकीन है कि अगर ये बाज ना आए तो हम जहां पे इनको स्ट्राइक कर सकते हैं दहशतगर्दों के ठिकानों को। आपने देखा होगा अभी तक हमने कोई ऐसी नहीं की स्ट्राइक की कि जहां पे अफगान आवाम को नुकसान पहुंचे। तो सर, आपको क्या लगता है आखिर इतने अरसे से, सालों से हमने उनको पनाहें दी, इतने एहसानात हैं, व्हाट रियली मेड देम गो अगेंस्ट ऑल दीज, कि उन्होंने उन एहसानात का भी एहसास नहीं किया और वो पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके हुए हैं और उन सफ़ों में जाके खड़े हो गए हुए हैं जो कि एक क्लियर हमारे लिए हमेशा से एक दुश्मन रहा है, भारत की मैं बात कर रही हूँ। आखिर क्या रीज़न है? और दूसरा, जो इतनी सारी दहशतगर्द जमातें और तंजीमें वहां पे ऑपरेट कर रही हैं, कितना बड़ा खतरा है ये पूरी दुनिया के लिए भी? एहसान फरामोशी भी कोई चीज होती है, दुनिया पे साबित करना होता है कि कोई ना कोई एहसान फरामोश है, जिसमें सबसे बड़े, माजरत के साथ नहीं बल्कि मैं यकीन से कहता हूं हमारे लिए सबसे बड़े एहसान फरामोश ये हैं जो पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं अफगानिस्तान में बैठ के। सारी अफगान कौम नहीं, वहां से बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा कि इनसे भी तंग हैं, सारी दुनिया तंग है इनके साथ। साजिद साहब, सऊदी अरब में कसीरुल कौमी मश्क में पाक फिजाइया की शिरकत, खासतौर पर नॉन स्टॉप डिप्लॉयमेंट ऑफ F-16 ब्लॉक 52 दुनिया को क्या स्ट्रेटेजिक पैगाम दे रही है? क्या ऐसी मशकें पाकिस्तान एयरफोर्स को सिर्फ दिफाई तजर्बा देती हैं या फिर डिफेंस डिप्लोमेसी का भी एक ताकतवर जरिया है? देखिए, आपका जो मिलिट्री एलिमेंट होता है वो पीस में हो या वॉर में हो, आपके मुल्क की डिप्लोमेसी का एक एलिमेंट होता है। इट इज दी, जिसको हम कह सकते हैं कि है आर्म्ड एलिमेंट ऑफ योर डिप्लोमेसी, टू इम्प्लीमेंट योर डिप्लोमेसी, टू आपके अपनी डिप्लोमेसी को रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मई के बाद से जो हुआ है, हालांकि सऊदी अरब के साथ हम पहले भी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, हम बहुत सालों से 2004 से हम तुर्की के साथ अनातोलियन ईगल एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास भी आते हैं, तुर्की भी आता है हमारे पास, सऊदी अरब भी हमारे पास आता है। लेकिन अभी देखें जो कंट्रीज हैं इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, इसमें इटली है, फ्रांस है और ग्रीस है, यूनान है, और अरब मुल्कों में से आप देखिए कतर है, बहरीन है और सऊदी अरब है। तो ये खास तौर पे जो हमारा अभी सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, और आप इसमें देखिए कि आप देखेंगे कि इसमें अरब अमारात नहीं है। और मैं अफसोस भी हुआ मुझे सुन के कि अरब अमारात के भारत के साथ स्ट्रेटेजिक दिफा का कोई MOU उनके साथ करने वाले हैं। और अभी आपने देखा होगा कि यमन के मामले में सऊदी अरेबिया और अरब अमारात का भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वहां से इनको अपने फौजी वापस बुलाने पड़े और इनके हमायतियों को सऊदी अरब की एयर फिजाइया ने बिछाया। तो ये मशकें जो है, एक तो नई जो एक डिप्लोमेटिक या ग्लोबल जो टीमें बन रही हैं, जो ब्लॉक्स बन रहे हैं छोटे लेवल के ऊपर, रीजनल, ये उसको भी इंडिकेट करती है। ये तो मल्टीनेशनल है, तो इसमें यूरोपियन भी है, अमेरिका भी है और अरब कंट्रीज भी हैं और यहां से पाकिस्तान है। तो इसमें जैसे आपने कहा कि लॉन्ग रेंज पे जब आप बहुत कुछ सीखते हैं, इन एक्सरसाइजेज में सब सीखते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी, आपस की हम आहंगी से सीखते हैं। अब यहां से गए हैं नॉन स्टॉप, तो इन सब F-16 ने
एयर टू एयर यानी हवा में रिफ्यूलिंग की होगी। वो इन इटसेल्फ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और उसके साथ वहां पे अब जिस तरह की, अब मैं यकीन दिलाता हूं कि ये जो मई में हमने जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मल्टी डोमेन जिसमें साइबर और स्पेस और एयर और ये सारी बैटल्स ISR की बैटल की है, ये सारी चीजें आई एम श्योर कि अभी जो एक्सरसाइज होगी इसमें बहुत बड़ा इनपुट जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है इसका होगा। और इसमें आप म्यूचुअल लर्निंग करते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर एतमाद बढ़ता है। बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, इसमें कभी भी वन साइडेड लर्निंग नहीं होती, इसमें सारी फोर्सेस एक दूसरे से सीखती हैं। बिल्कुल सही, और मुझे एक यकीन अच्छा है कि एक्सपीरियंस फ्रांस होता है आ रहे हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू। बिल्कुल सही सर। ये बताइए कि पाक फजाइया के पास क्या अभी मजीद ऐसी कोई एयर टेक्नोलॉजी या ड्रोन्स या कोई भी जंगी त्यारा मौजूद है जो सरप्राइज के तौर पर मौजूद हो, और अगर भारत अफगानिस्तान समेत कोई भी दोबारा जारहियत करे तो हम दुनिया को दोबारा हैरान कर सके? देखो, तैयारे वही होते हैं, ठीक है। अब जो वॉर एयर बैटल आजकल हो गई है, इसमें ऑन द स्पॉट आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज योर सीक्रेट। बाकी कोई सीक्रेट नहीं है। आपको याद होगा जब मोदी साहब ने कहा था अगर हमारे पास राफेल होते, राफेल तो थे उनके पास, लेकिन उस रात को क्या हुआ, उस रात को कमांडर्स ने, पायलट्स ने सारी इंटीग्रेटेड बैटल में क्या देख के अपना एम्प्लॉय कैसे किया। इसको हम कह सकते हैं देसी जुबान में कि आप पहलवान वही हैं और आपने कौन सा मुक्का कब मारा, दैट इज व्हाट मैटर्स। सो आपकी जो उस वक्त की स्ट्रैटेजी होती है सूरत हाल को देख के, उस वक्त कैसे आप एक्ट करते हैं, ये आपका सीक्रेट है, वरना जहाज सबको पता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आई एम श्योर कि फ्रेंच अगर राफेल लेके आ रहे हैं तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होगी कि PF J10 या JF-17 लेके आए, लेकिन हमने आई थिंक बड़ा मुनासिब किया कि हम F-16 को ब्लॉक 52 को लेके गए हैं। बिल्कुल ठीक सर। डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी बात करते हैं। इस वक्त सुपर पावर का सदर बरमला इस बात का इजहार कर रहा है कि वो अमन का पासदार नहीं है, और उसकी रीजन वो ये देते हैं कि आई एम नो लॉन्गर बाउंड बाय पीस बिकॉज आई डिड नॉट गेट द नोबेल प्राइज। क्या ये महज बयान है या फिर आलमी ऑर्डर के लिए खतरनाक सिग्नल है कि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला? नाउ ही सेइंग ही डजंट केयर अबाउट द पीस। जैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर हर उम्र में एक बच्चा बहरहाल रहता है। आई थिंक इट्स वेरी चाइल्डिश। अगर ये वाकई, क्योंकि एक तो माजरत के साथ आजकल पता नहीं सोशल मीडिया पे कौन सी चीज जेन्युइन चल रही है, कौन सी फेक चल रही है, लेकिन अगर ये वाकई उन्होंने कहा है जो कि बहुत हद तक मुमकिन है कि वो कह सकते हैं, तो बहुत सी बचकाना सी बात है कि अगर मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिला तो मैं अब अमन के लिए, मुझे जंगे रोकने पे नहीं मिला तो मैं जंगे, ये सारा कुछ उनकी भी एस्टेब्लिशमेंट है। हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, भाई हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट होती है। कहीं पे वो उसमें डिफेंस इंडस्ट्री होती है जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होती है, कहीं पे उन पे फार्मास्यूटिकल माफिया होती है। तो ये सारा कुछ उनके अपने जो, जिसको हम कह सकते हैं कि एक डेस्परेशन है इस वक्त अमेरिका में और ट्रंप में, जो जिसका इजहार उन्होंने वेनेजुएला के सदर को उठा के किया है, ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश कर रहे हैं, कनाडा को लेने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ डेस्परेशन। तो ये बचकाना सी बात है, मेरे ख्याल में इसको इतना हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सर, ग्रीनलैंड में भी तो अमेरिकी जंगी त्यारों की आमद, ये वेनेजुएला तर्ज के आपको क्या लगता है रिजीम प्रेशर मॉडल का नया वर्जन है? और क्या इस बात का भी खदशा नजर आता है कि इसी तर्ज की कार्रवाइयां मुस्तकबिल में अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, ईरान में भी हो सकती हैं? मेरे ख्याल में एक हद तक हो सकती है, उसके बाद दुनिया खामोश तमाशा नहीं बनी रहती। इन मुल्कों के साथ दूसरी बड़ी ताकतें भी हैं, रशिया बड़ी ताकत है, चाइना बड़ी ताकत है, यूरोप में कंट्रीज हैं, इनके भी इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं, इनके भी इंटरेस्ट होते हैं। तो एक अगर मुल्क जो बहुत ताकतवर है समझता कि मैं सारे मुल्कों के इंटरेस्ट को मैं ताहुबाला करके तो मैं इसको भी उठा लूंगा, इसको भी उठा लूंगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी ईरान में, अमेरिका ने रिजीम चेंज करने के लिए, जो पहला इंसिडेंट हुआ ईरान इजराइल का, उसमें भी उनकी रिजीम चेंज थी। अभी भी जो धमकियां थी रिजीम चेंज के लिए थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मजीद इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। पड़ गई ना, बिल्कुल सही। नेटो और अमेरिका एक चीज थे, अभी क्या हुआ, फूट पड़ गई है एक इशू के ऊपर। मेरे ख्याल में तो ये ट्रंप साहब एक तीली लगा के इधर फेंकते तो नुकसान एंड ऑफ द डे इनका अपना ही। बिल्कुल ठीक।